हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ चैप्टर 2 का जो पहले वाला पार्ट था वो आपने अच्छे से देख लिया होगा। आज वाली वीडियो में अपन चैप्टर 2 का जो बचा हुआ हिस्सा है वो खत्म करेंगे। तो आइए, बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में अपन ने यहाँ तक कर लिया था, बूट स्ट्रिपिंग लास्ट टॉपिक था उसमें। इस वाले पार्ट में अपन यहाँ से शुरू करेंगे कि वैल्यू प्रोपोजिशन। वैल्यू प्रोपोजिशन मैंने लास्ट वाले में आपको बता दिया था कि वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होती है। फिर से वापस पढ़ते हैं। ए स्टार्टअप वैल्यू प्रोपोजिशन इज सिमिलर टू इट्स प्रोमिस टू कस्टमर। जो स्टार्टअप प्रोमिस करके चलता है कस्टमर्स को, मतलब वो स्टेटमेंट जो वो बता के चलते हैं कि हम आपके लिए क्यों हैं यहाँ पे, मतलब आपका जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हमारा आप यूज कर रहे हो, वो आप क्यों यूज करोगे, आपको क्या मिलेगा उससे, ठीक है। तो इट इज ए सिंपल वे ऑफ सेइंग दिस इज व्हाट वी ऑफर, ये हम ऑफर करके चल रहे हैं एंड हियर इज व्हाई इट्स ग्रेट फॉर यू। इट इज अबाउट शोइंग हाउ ये प्रोडक्ट और सर्विसेज सोल्व्स ए प्रॉब्लम और मेक्स लाइफ बेटर, ठीक है। सिंपल एग्जांपल, फूड डिलीवरी स्टार्टअप। तो उनका वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होगा कि ए क्विक एंड टेस्टी मील्स एट वंस डोर स्टेप, सेविंग योर टाइम, ओके। ये जो पिंक वाली हाईलाइट लाइन देखना, इट इज ऑफन रेफर्ड टू एज द यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यूएसपी। अगर एमसीक्यू में आता है तो इसको आप ध्यान रखना, ओके। तो अब अपन बात करेंगे, वैल्यू प्रोपोजिशन समझ गए। अब अपन देखेंगे कि वैल्यू प्रोपोजिशन को कौन सी तीन बातें हैं जो वैल्यू प्रोपोजिशन को अच्छा बनाती है। एक तो कस्टमर रिलेवेंस। आपको क्या करना है कि देखो, ऊपर ऊपर से बात करके चले तो अपन अंदर का कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन टॉपिक्स की। तो आप जैसे कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लॉन्च कर रहे हो तो उसका वैल्यू प्रोपोजिशन रखोगे। तो वो कैसा रखोगे? सबसे पहले तो आप कस्टमर्स का फीडबैक, मतलब कस्टमर्स की स्टडी करो, उनका फीडबैक लो, ठीक है। आप इंटरव्यू वगैरह लो, मतलब कस्टमर्स को लेके जितना भी डाटा आप जुटा सकते हो वो जुटाओ, और उनकी प्रॉब्लम्स देखो कि उनको किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, और उस प्रॉब्लम को अपन आइडेंटिफाई करेंगे अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से, ठीक है। तो उस चीज को आप अंडरस्टैंड करो, और उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू प्रोपोजिशन रखो, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज डिलीवर करो कस्टमर्स को, ताकि उनका रिलेवेंस रहे कस्टमर्स के साथ। तो कस्टमर उनको अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। अब उनकी प्रॉब्लम से वो रिलेवेंट ही नहीं है, उनसे कोई मतलब इरिलेवेंट चीजें हैं, तो कस्टमर क्यों ही अडॉप्ट करेगा उन चीजों को, क्यों ही परचेज करेगा, ओके। तो कस्टमर रिलेवेंस होना चाहिए। ए गुड वैल्यू प्रोपोजिशन मींस अंडरस्टैंडिंग व्हाट कस्टमर वांट्स एंड ऑफरिंग दैट टू देम। आप स्टडी करो, ये आपकी हेल्प करेगा टू क्रिएट प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट रियली हेल्प कस्टमर और बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। तो आपका कनेक्शन भी मौजूद रहेगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट और सर्विसेज उनको चाहिए, आपने पहले स्टडी किया, अंडरस्टैंड किया उनकी नीड को, और उसके अकॉर्डिंग बनाया, तो भाई कनेक्शन तो होगा ही मस्त, ओके। सेकंड पे चलते हैं, यूनिक डिफरेंशिएशन। आप कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे काम करो। अब ये नहीं है कि कंपटीटर उसी पे काम कर रहा है, 10-15 कंपटीटर है मार्केट में, सारे उसी पे काम कर रहे हैं और आप ही उसी पे काम करोगे, तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा क्राउड से स्टैंड आउट करने में खुद को, ठीक है। तो आप भी उसी उन्हीं कंपटीटर्स का हिस्सा बन के रह जाओगे, आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी नहीं बनेगी, ठीक है। तो कुछ ऐसा करो जो आपको स्पेशल बनाए, ओके। मतलब ऐसा वैल्यू प्रोपोजिशन लेके आओ, ऐसी प्रॉब्लम पे आप काम करो कि आपको अलग दिखाए, मार्केट में भीड़ से अलग दिखाए, ठीक है। ये वाला पढ़ना, स्टार्टअप नीड टू फाइंड समथिंग स्पेशल अबाउट व्हाट दे ऑफर, वेदर इट इज ए न्यू टेक्नोलॉजी, ए डिफरेंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आओ, या फिर जो काम पहले से होता आ रहा है उसको करने का कुछ नया तरीका लेके आओ, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा करो कि कस्टमर्स को थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो, ओके। दिस हेल्प्स देम टू बी डिफरेंट इन ए कम्पिटिटिव मार्केट, अट्रैक्टिंग अटेंशन और बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, ओके। ये बेसिक बात थी कि आप कुछ अलग करके लेके आओगे तो भाई कंपिटिटिव एडवांटेज तो मिलेगा ही मार्केट में आपको। और तीसरा है क्लियर कम्युनिकेशन। आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन एक अच्छे तरीके से काम करे, उसके लिए थर्ड पॉइंट है, आपको कम्युनिकेट क्लियरली करना है। आपको कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का यूज नहीं करना है, सिंपल रखना है, क्रिस्प रखना है, और आप जो कहना चाहते हो वो अच्छे से डिलीवर करो कस्टमर से, कस्टमर को समझ में आए। आप अब्बा डब्बा जब्बा करे उनके सामने जाके, तो उनको क्या ही समझ में आएगा कि आप क्यों ही यहाँ पे बैठे हो, क्यों अपने स्टार्टअप खोल रहे हो, आप क्या ऑफर करना चाहते हो। तो आप जो ऑफर करना चाहते हो फ्यूचर में, वो उनको अच्छे से समझो कि हम आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो इसमें हाइलाइटेड पार्ट पढ़ेंगे कि एक गुड वैल्यू प्रोपोजिशन इज एक्सप्लेन्ड क्लियरली सो दैट पीपल क्विकली अंडरस्टैंड व्हाई दे शुड चूज ए प्रोडक्ट और सर्विसेज। आप कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आपको यही नहीं पता कि आप उस प्रोडक्ट को क्यों खरीद रहे हो, तो क्यों ही खरीदोगे आप, ठीक है। तो स्टार्टअप्स पहले उस चीज को क्लियर करेंगे कि आप हमारा ये सामान खरीदोगे तो क्यों खरीदोगे, ये हम आपको ये चीज प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो क्लियर कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट, नीचे वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स पीपल मेक फास्टर डिसीजन। आप क्लियर कम्युनिकेशन रखोगे तो उनको डिसीजन लेने में आसानी रहेगी, और वो बहुत जल्दी डिसीजन ले पाएंगे कि हाँ, अपन इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। स्टार्टअप यूज ए सिंपल लैंग्वेज दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, अवॉइडिंग कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स। आपको सिंपल रखनी है लैंग्वेज। दिस straightforward communication not only helps customer decide faster but also build trust, making people feel confident about choosing the startup। ये डिसीजन तो फास्ट करेगा ही, बट ट्रस्ट भी इंक्रीज करेगा, और स्टार्टअप को चूज
करने में जो उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको भी हेल्प करेगा, मतलब उनमें कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ अपन पर्टिकुलर स्टार्टअप को चूज कर रहे हैं। बेसिक था, आप तो मोटा मोटा तीन चीज ये ध्यान रखे चलो कि कस्टमर रिलेवेंस, यूनिक डिफरेंशिएशन और क्लियर कम्युनिकेशन। अगर इन पे एमसीक्यू आता है तो तीन पॉइंट ऐसे ये डाल देगा और चौथा पॉइंट कुछ अलग करके डाल देगा, तो आपको वो जो ओल्ड पॉइंट है वो चूज करना है कि हाँ तीन ही चीज थी, ये चौथी चीज नहीं है उसमें। तो कौन सी हो जाएगी? कस्टमर रिलेवेंस, यूनिक डिफरेंशिएशन और क्लियर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक पे आता है कि एलिमेंट्स टू कंसिडर व्हाइल क्रिएटिंग ए स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन। ठीक है, वैल्यू प्रोपोजिशन इज द कॉर्नर स्टोन फॉर बिल्डिंग ए डिस्टिंक्टिव ब्रांड एंड अट्रैक्टिंग ए लॉयल कस्टमर बेस। ठीक है, ये एक वो है, मतलब नींव है आपका अलग एक ब्रांड क्रिएट करने के लिए और कस्टमर बेस बनाने के लिए। ठीक है, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आपको अपनी ऑडियंस को जानना है कि आप कौन से कस्टमर बेस को टारगेट करके चल रहे हो। फॉर एग्जांपल नो द ऑडियंस, मैं आपको अगर ये समझाना चाहूँ कि ये कितना इम्पोर्टेंट वो है, पॉइंट है जो आपको समझ के चलना है। कि आप जैसे आपको ऐसे बोले कि पर्टिकुलर टॉपिक है, आपको उस पर बोलना है, तो आपने कंटेंट वंटेंट लिख लिया, बिना ये जाने कि मैं अपना प्रेजेंटेशन दूंगा तो वो किसके सामने जाके दूंगा मैं। आपने बस कंटेंट लिख लिया और वो सामने जाके आप खड़े हो गए। अब आप वहां पे खड़े हो गए बोलने के लिए स्टेज पे। अब आपको पता चला कि सुनने वाले कौन है? 2-3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे। अब आप पहले तो अपनी प्रेजेंटेशन जो आप तैयार करके लाओ उसे देख रहे हो, फिर उन बच्चों को देख रहे हो, और वो बच्चे यूं कह रहे हैं चॉकलेट खिला के जाएगा तो जा, वरना पहले निकल। ठीक है, क्या मतलब है, समझ रहे हो? तो मतलब उस हिसाब से आपको प्रेजेंटेशन तय करनी है, उस हिसाब से आपको कंटेंट डालना है कि सुनने वाला कौन है, तो उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट सर्विसेज बनानी है। अब वहीं आप कंटेंट बना के ले जाओ बच्चों जैसा, और वहीं सामने वाले सुनने वाले हो एकदम बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े जिनके बाल एकदम सफेद है। अब आप उनको उल्टा बोलोगे, अंकल चॉकलेट खिला के जा रहे हो तो चले जाओ, वरना मैं ऐसे ही निकल रहा हूँ। तो नो द ऑडियंस, आपको सुनने वाला कौन है। अब मेरे को पता है कि आप जैसे आपका इंटर क्लियर हुआ है, आप फाइनल में आ गए, तो मैं वही मान के आपसे बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे आप 11 12 वाले बच्चे होते तो मैं उनके हिसाब से बात करता, कोई टेक्निकल टर्म्स यूज कर रहा हूँ तो उसको मैं इंटरप्रेट करने की कोशिश करता कि हाँ तो आपको, ताकि आपको समझ में आए। अब बहुत से टॉपिक्स है जो आपको क्लियर है तो मैं उनको यही मान के निकल रहा हूँ। तो बोलने में ये चीज काफी वो हेल्पफुल रहती है कि सामने वाला सुनने वाला कौन है, तो ये डिसाइड करने में काफी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो वैसे ही अगर आप कुछ काम कर रहे हो, बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो आप कौन से कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हो, उसके लिए सबसे पहले आप जानो कि आपकी ऑडियंस कौन है। तो आइडेंटिफाई करो, अंडरस्टैंड करो टारगेट ऑडियंस कौन है, उनकी नीड क्या है, चैलेंजेस क्या है, डिजायर्स क्या है। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेंगे एक अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन बनाने में। दूसरा है कि आइडेंटिफाई करो यूनिक बेनिफिट्स को, आप कौन से बेनिफिट उनको देने वाले हो। ठीक है, डिस्टिंक्टिव फीचर और बेनिफिट्स होने चाहिए जो कंपटीटर्स नहीं दे रहे, आप उनसे कुछ अलग हटके दो। जैसे कि एकदम कुछ यूनिक होना चाहिए कि कस्टमर्स उनको कॉपी ना, कंपटीटर्स उनको कॉपी ही ना कर पाए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द कंपटीटर्स, व्हाट मेक्स वंस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज स्टैंड आउट इन मार्केट, जो आपको एक अलग हटके पहचान दे, कुछ ऐसा लेके आओ। तीसरा है कि क्लियरिटी इज द की, आप क्लियर कम्युनिकेशन रख के चलो ताकि सामने वाले को समझ में आए। क्लियर एंड कंसाइज मैसेज कम्युनिकेट्स द वैल्यू ऑफ वंस प्रोडक्ट और सर्विसेज। अवॉइड जार्गन एंड कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, मतलब कुछ भी टेक्निकल टर्म्स यूज मत कीजिए, एकदम सिंपल वर्ड्स लेके चलो। यूज सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्म्स, एक ही बात बोल रहा है बारी बारी में। इंश्योर दैट एनीवन रीडिंग्स वैल्यू प्रोपोजिशन कैन क्विकली अंडरस्टैंड द बेनिफिट। कुल मिला के क्लियरिटी इज द की, मतलब जो भी पढ़ रहा है वो उसे आसानी से समझ में आ जाए कि आप बोलना क्या चाहते हो। ठीक है, उसको ये ना हो। हाईलाइट करो टेंजिबल रिजल्ट्स को, मतलब आप हाईलाइट करके चलो कि हम पर्टिकुलरली स्पेसिफिक हम ये आपको प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे कि हाँ कहाँ गया, कि हम आपका टाइम सेव करके देंगे, कॉस्ट रिड्यूस करके देंगे, हम आपका एक्सपीरियंस बेटर करेंगे, इंप्रूव करेंगे आपकी एफिशिएंसी को। ठीक है, और इम्फेसिस द रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, आपको, आप हमारा प्रोडक्ट और सर्विस चूज करोगे, आप हमारे स्टार्टअप को, हमारे बिजनेस को चूज करोगे, तो हम स्पेसिफिकली आपको इस चीज पे काम करके देंगे, आपका टाइम सेव करेंगे, कॉस्ट सेव करेंगे। ठीक है, तो वो हाईलाइट करो टेंजिबल रिजल्ट्स को कि आपका रिजल्ट क्या रहने वाला है अगर आप हमारे पास आए तो। जैसे कि मैं अगर आपको कहूँ कि अगर मैं आप यहाँ पे क्यों बैठा हूँ, आप यहाँ पे क्यों आए हो, ताकि आप अपनी मनी सेव कर सको, टाइम सेव कर सको। ठीक है, फिफ्थ है टेस्ट एंड रिफाइन, गैदर फीडबैक फ्रॉम पोटेंशियल कस्टमर्स और स्टेक होल्डर्स, अपने उनसे फीडबैक लो टाइम टू टाइम, और उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई करते चलो। ठीक है, एनालाइज करो देयर रिस्पॉन्स को, और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इज द की टू इंश्योरिंग वंस वैल्यू प्रोपोजिशन रिमेंस रिलेवेंट एंड इंपैक्टफुल। आपने एक बार वैल्यू प्रोपोजिशन बना दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो ऑल द टाइम एकदम सही होती जाएगी। एक बार बना दिया, कस्टमर्स का फीडबैक लो, वो क्या बोलते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन में चेंज भी करो टाइम टू टाइम। ठीक है, ताकि वो मार्केट में रिलेवेंट रहे। जैसे जैसे टाइम ग्रो करा है वैसे वैसे आप उसमें मॉडिफिकेशन करते जाओ, ताकि वो टाइम के साथ
एकदम वो नहीं रहे, आउटडेटेड ना हो जाए। ठीक है, इंप्रूवमेंट करना जरूरी है। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक है द चैलेंजेस इन बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन। जो आप वैल्यू प्रोपोजिशन बना रहे हो, ठीक है, तो आप बनाना तो अच्छी वैल्यू प्रोपोजिशन चाहते हो, जो स्टेटमेंट आपका है वो एकदम ढंग का लेके आना चाहते हो, बट उसको बनाने में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई द रियल पोटेंशियल कस्टमर्स। अपन जो पहले ये वाले जो पॉइंट पढ़ा है ना अपन ने, अब इन्हीं का वो हो जाएगा। अब जैसे अपन ने पढ़ा नो द ऑडियंस, तो ऑडियंस जो टारगेट ऑडियंस है उसको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम है, तो उन्हीं में प्रॉब्लम निकालना है वो, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द रियल पोटेंशियल कस्टमर्स, अंडरस्टैंडिंग और एड्रेसिंग कस्टमर नीड्स। आपको कस्टमर्स क्या चाहता है वो आइडेंटिफाई करने में भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, तो ये भी एक चैलेंज है। तो ओवरकमिंग दिस चैलेंज रिक्वायर्स डिलीजेंट रिसर्च कस्टमर रिव्यू। तो आप कस्टमर्स का इंटरव्यू लो, उनसे फीडबैक लो, उनमें जो भी मतलब रिसर्च करो उनके डेटा की, जो वो चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम्स है जो उनको फेस करनी पड़ रही है, तो आप उस पर काम करो। सेकंड पे है इजी रेप्लिकेशन बाय द कंप्यूटर। अब ये भी एक चैलेंज है कि आपने कुछ मेहनत करके बनाया और कंप्यूटर्स ने उसे कॉपी कर लिया। तो कुछ ऐसा करो कि कंप्यूटर से कॉपी ना कर पाए, एकदम बिल्कुल यूनिक चीज पे काम करो। कि प्रोटेक्टिंग व्हाट मेक्स ए प्रोडक्ट और सर्विसेज यूनिक पजेस ए सिग्निफिकेंट चैलेंज पर्टिकुलरली इन सैचुरेटेड मार्केट। इस पे एक एमसीक्यू है, तो ध्यान पे से रखना कि सैचुरेटेड मार्केट में अगर आपको कुछ अलग लेके आना है, तो आप स्पेसिफिक प्रॉब्लम को टारगेट करके चलो, स्पेसिफिक फीचर को टारगेट करके चलो कि हम एक इस स्पेसिफिक फीचर पे काम करने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपको एक यूनिक आइडेंटिटी मिले मार्केट में, जो कंपटीटर्स के पास नहीं है। अब इजी रेप्लिकेशन बाय कंप्यूटर, जैसे कि एक इंस्टाग्राम पे रील्स आती है ना उस बंदे की, पुनीत सुपरस्टार, तुम साला कॉपी करके बताओ उस बंदे को। वो भाई नाली का पानी पी जाता है, बंदा कितना कॉपी करेगा। वो कोल्ड ड्रिंक उड़ेल रहा है अपने ऊपर, केक फेंक रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो करेगा। नाली का पानी पी रहा है भाई, वो बंदा कीचड़ में सो रहा है, तुम करके तो बताओ भाई। इतना यूनिक कोई नहीं कर सकता। थर्ड पे है कम्युनिकेटिंग द मैसेज राइट। ये तीसरा चैलेंज है, ऊपर से ही निकाल रहे हैं सारे के सारे चैलेंज। थर्ड वाला था क्लियरिटी इज द की, यहाँ पे क्या डाल दिया, उसमें क्या था कि सिंपल लैंग्वेज डालो, कम्युनिकेशन अच्छे से हो। तो कम्युनिकेटिंग द मैसेज राइट, राइट मैसेज को कम्युनिकेट करना ये भी एक चैलेंज है कि आप क्या कहना चाहते हो, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। ए आ ऊ आ ऐसे नहीं करना आपको मतलब जो सिचुएशन होती है ना, सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा कि भाई तू कहना क्या चाहता है। तो इसमें क्या है कि बैलेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर को ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि उसको एक बैलेंस बना के चलना है, किसमें आप प्रोवाइड करो एक तो इनफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बट वहीं पे आप अवॉइड करो ऑडियंस को कॉम्प्लेक्स डिटेल्स भी मत दो। आप अपनी मतलब एक तो क्या बोलना चाहते हो वो भी बताओ, इन्फॉर्मेशन भी एकदम करेक्ट और राइट इन्फॉर्मेशन उनके पास जानी चाहिए। वहीं पे आपको एक चीज का बैलेंस रख के चलना है कि राइट इन्फॉर्मेशन तो जा रही है वो ठीक है, बट कॉम्प्लेक्स वर्ड्स भी आप यूज ना करो, ताकि जनता का माथा उनमें ना लग के, मतलब आप कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज करोगे ना तो जनता का माथा उसमें लगेगा जो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स है, जो राइट मीनिंग है वो सेकेंडरी हो जाएगा, फिर वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं होगा जनता को, ठीक है। सिंप्लीफाई करके चलो मैसेज को। फोर्थ में है अडेप्टेबिलिटी टू मार्केट चेंजेस। तो ये भी एक चैलेंज है। अब जैसे जैसे मार्केट ग्रो कर रहा है, टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, वैसे वैसे चीज़ें आउटडेटेड होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आप उन चीज़ों के अकॉर्डिंग अपने आप में मॉडिफिकेशन करते जाओ ताकि आप आउटडेटेड ना हो, ठीक है। तो मार्केट्स आर डायनेमिक एंड द कस्टमर प्रेफरेंस इवॉल्व ओवर टाइम। भाई कस्टमर्स को आज कुछ अलग चीज़ चाहिए, नेक्स्ट डे कुछ अलग चाहिए, नेक्स्ट डे कुछ अलग चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप में चेंजेस लेके आओ ताकि आप मार्केट से बाहर ना जाओ, ठीक है। तो स्टे रिलेवेंट इन द फेस ऑफ चेंजिंग मार्केट कंडीशन पजेस ऑनगोइंग चैलेंज टू रेडी टू मॉडिफाई। तो आप मॉडिफिकेशन के लिए तैयार रहो। तो ये चार चेंजेस थे एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन बनाने में। क्या, आइडेंटिफाई करो रियल पोटेंशियल कस्टमर्स को, मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ रियल पोटेंशियल कस्टमर ये एक चैलेंज है। इजी रेप्लिकेशन बाय कंप्यूटर ये एक चैलेंज है। कम्युनिकेशन बाय राइट मैसेज ये एक चैलेंज है। और एडेप्टेबिलिटी टू मार्केट चेंजेस ये भी एक चैलेंज है। अब इनमें से एमसीक्यू किस हिसाब से आ सकता है आप पे, मैं देखो मैं पूरा कोर्स कवर करके चल रहा हूँ, अभी ऐसे एमसीक्यू नहीं निकाले हैं। अब एमसीक्यू निकाल देते तो पता रहता है कि किस हिसाब से एमसीक्यू ट्राई कर रहे हैं। चार पांच एमसीक्यू उन्होंने चैप्टर के एंड में दे रखे हैं, उससे से जहां तक मेरे को अंदाजा लगा है उसी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अब जैसे इनमें कैसे एमसीक्यू पूछ लेंगे, आपको केस स्टडी दे देंगे 4-5 लाइंस की, उसमें बोल देंगे जैसे इसमें बोल देंगे कि भाई ये एक ऐसी कंपनी है, उनका वैल्यू प्रोपोजिशन ये है, वो टेक्निकल टर्म्स का यूज कर रहे हैं अपने वैल्यू प्रोपोजिशन में, ठीक है, जार्गन वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। तो आपको पूछ लेंगे कि कौन सा चैलेंज है, तो आप डाल दो कि कम्युनिकेटिंग द मैसेज राइट, ये चैलेंज है। या फिर उन्होंने ऐसा वैल्यू प्रोपोजिशन बनाया जो जनरल है, तो कंप्यूटर्स इजीली उसे कॉपी कर सकते हैं, तो सेकंड वाला चैलेंजेस हो जाएगा जो आपको चूज करना है उसमें एमसीक्यू में।
ठीक है, और वो टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप में चेंजेस नहीं कर रहे, मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, तो एडेप्टेबिलिटी टू मार्केट चेंजेस। तो आपको इसे पता होना चाहिए, आपको याद तो करना नहीं है सब्जेक्ट को। आपको मैं अंडर का कंटेंट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको फील आ जाए। बाकी अंदर का कंटेंट पढ़ना भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप तो मेन मेन हेडिंग पढ़ो, उनका पता होना चाहिए कि भाई हाँ ठीक है अंदर क्या लिखा होगा। और वैसे भी ये तो जनरल पॉइंट्स जो अंदर आईसीए ने लिख रखे हैं। आगे चलते हैं कि रियल कंपनीज एग्जांपल ऑफ वैल्यू प्रोपोजिशन। ये नायका, ओला, क्योरफिट, पॉलिसी बाजार, अर्बन कंपनी, लेंसकार्ट, बिग बास्केट, इनके वैल्यू प्रोपोजिशन दिए हुए हैं। काम के नहीं है, चाय बिस्किट लेना और पढ़ लेना। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि बिल्डिंग एनालाइजिंग बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल को एनालाइज करना और कैसे बिल्ड करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, वो अपन सीखेंगे। ठीक है, आइए। हाँ, चलते हैं आगे। अब अपन क्या करेंगे, बिल्डिंग एनालाइज करना सीखेंगे बिजनेस मॉडल्स को। उसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कि by analyzing a company's business model you can learn about its product and strategy for growing staying successful in the market। आप जैसे किसी कंपनी का अगर बिजनेस मॉडल पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि इसके प्रोडक्ट्स क्या है, इसकी सर्विसेज क्या है और इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, कि कैसे फ्यूचर में ये ग्रो करेंगे और आगे आने वाले टाइम में ये कैसे सक्सेसफुल रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसमें सीखेंगे कि क्रिएटिंग ए बिजनेस सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल कैनवास। अब आप बोलोगे बिजनेस मॉडल कैनवास क्या होता है, तो इधर मैंने साइड में लिख रखा है, ए बिजनेस मॉडल कैनवास इज ए विजुअल टूल दैट हेल्प्स बिजनेस डेवलप एंड डॉक्यूमेंट देयर बिजनेस मॉडल। सबसे पहले अपन ने बिजनेस मॉडल पढ़ा था, बिजनेस मॉडल समझ गए ना, वो स्ट्रेटेजी जो बताती है कि अपन पैसा कैसे कमाएंगे। ठीक है, तो बिजनेस मॉडल कैनवास हेल्प करता है बिजनेस को टू डेवलप एंड डॉक्यूमेंट देयर बिजनेस मॉडल। तो अब अपन बिजनेस मॉडल पढ़ लिया अपन ने, अब अपन बिजनेस मॉडल कैनवास पढ़ेंगे जो हेल्प करता है उसको डेवलप करने में बिजनेस मॉडल को। ठीक है, तो बिजनेस मॉडल कैनवास में 9 चीजें होती है, 9 ब्लॉक्स होते हैं उसमें। तो एक एक करके अपन इन सारे ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अपन बिजनेस मॉडल कैनवास क्रिएट कर रहे हैं और वो कैसे क्रिएट करेंगे, उसमें 9 मॉडल होते हैं, 9 ब्लॉक होते हैं। सबसे पहला ब्लॉक होता है कस्टमर सेगमेंट को। आपको डिफाइन करना है आपका टारगेट कस्टमर कौन है, एक ही एक बात है सब में। ठीक है, वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है आपकी, हाउ वन सॉल्यूशन एड्रेस पेन पॉइंट्स एंड फुलफिल्स डिजायर्स ऑफ द कस्टमर। आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, चैनल्स क्या क्या है, मतलब कि डिटरमाइन करो वेरियस वेज जिसके थ्रू आपका प्रोडक्ट और सर्विस कस्टमर्स तक पहुंचेगा। ठीक है, सेलेक्ट करो मैनेज करो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को, कि आप ऑनलाइन बेचोगे ऑफलाइन बेचोगे अपने प्रोडक्ट्स को। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट कैसे कस्टमर तक जाएगा वो बताता है आपका चैनल। 3 ब्लॉक हो गए। चौथा है कस्टमर रिलेशनशिप। आपको कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप कैसी रखनी है, ठीक है, किस टाइप की रिलेशनशिप आपको अपने कस्टमर्स के साथ बिल्ड करनी है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टअप्स के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ठीक है, फिक्स नहीं है। रेवेन्यू स्ट्रीम्स कैसे रखनी है आपको, कि स्पेसिफाई करो कि आपका बिजनेस रेवेन्यू कैसे अर्न करेगा। ये इन्वॉल्व करता है आइडेंटिफाई करो डिफरेंट प्राइस मॉडल्स को, सच एज वन टाइम सेल। आपको एक टाइम सेल करना है, सब्सक्रिप्शन पे सेल करना है कि भाई एक बार हर मंथली आपको सब्सक्राइब करे कस्टमर आपका, या लाइसेंस टाइप करना है, लीज टाइप मतलब लीज बेसिस पे करना है। ठीक है, पेटेंट टाइप पे देना है, जैसे फ्रेंचाइज वगैरह होती है ना, तो आपको किस हिसाब से अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेचना है मार्केट में, किस हिसाब से आपको रेवेन्यू अर्न करना है। इसमें नीचे है अपसेलिंग क्रॉस सेलिंग। आपको अपसेलिंग करनी है, क्रॉस सेलिंग करनी है। अब हो सकता है एससीपीएम में आपने ये वर्ड दोनों पढ़ लिए होंगे, बट जो नहीं पढ़े हुए मतलब जिनको नहीं पता, एक बार इधर आइए मैं बताता हूँ आपको कि अपसेल क्या होता है, क्रॉस सेल क्या होता है। अब जैसे ऊपर वाला है उससे बोलते हैं क्रॉस सेल। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप की दुकान पे कोई कस्टमर आया, तो आपने बोला कि क्या लिया आपने, चाय ली है तो आपने चीनी भी डाल दी उसके साथ कि भैया चीनी भी ले जाओ, मिर्ची लिए तो भैया हल्दी भी ले जाओ। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई कपड़े की दुकान है तो शर्ट लिया तो भैया जींस भी ले जाओ, जींस लिए तो भैया शर्ट भी ले जाओ, सर्दी आ रही है तो भैया दो जींस और शर्ट लिया तो भैया स्वेटर भी ले जाओ। उस हिसाब से मतलब आसपास की चीजें भी आपने बेच दी उसे। वैसे ही अपसेल होती है। अपसेल मतलब 50 ml की बोतल क्या ली है, 100 ml की लो, सर्दियों का टाइम है ज्यादा पियो, सर्दी कम लगेगी। अरे मतलब छोड़ो, कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा था मैं। ठीक है, समझ गए। अब इस पे आते हैं कि रिसोर्सेज क्या है, कि आप लिस्ट आउट करो कि ये असेट्स और रिसोर्सेज आपको लगेंगे जो आपके गोल्स उन्हें अचीव करने के लिए। तो लिस्ट द क्रिटिकल असेट्स एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू डिलीवर वंस वैल्यू प्रोपोजिशन इंक्लूडिंग ह्यूमन फाइनेंशियल फिजिकल इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज। आपने वैल्यू प्रोपोजिशन बना ली, अब उसके अकॉर्डिंग कस्टमर्स को वैल्यू डिलीवर करनी है आपको, तो उसमें क्या क्या असेट्स क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, फाइनेंशियल है, फिजिकल है, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है। ठीक है, जो जो भी कैपिटल्स होती है वो कौन कौन सी कैपिटल आपको लगेगी उनको लिस्ट आउट करके चलो। की एक्टिविटीज कौन कौन सी एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन डिलीवर करने के लिए। तो की एक्शंस वन बिजनेस मस्ट परफॉर्म टू ऑपरेट सक्सेसफुली। प्रोडक्शन के एक्टिविटी है, मार्केटिंग एक्टिविटी है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी है, कस्टमर सपोर्ट एक्टिविटी है। ठीक है, की पार्टनरशिप।
ओके, डिटरमाइन करो एक्सटर्नल एंटिटीज कौन है, आपके सप्लायर कौन है और कौन से पार्टनर्स है, कंपटीटर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। आपको उनके साथ कोलैबोरेशन है, क्या क्या कोलैबोरेशन करने की नीड है, ठीक है, आपकी वैल्यू प्रोपोर्शन डिलीवर करने के लिए स्ट्रेटेजिक अलायंस आपको करने की नीड है कि नहीं है, दैट अलाइन विद वंस बिजनेस गोल, इंश्योरिंग म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप। तो इस पे इतना ध्यान रखना है कि आसपास की जो भी आपके लोग हैं उनके साथ आपको पार्टनरशिप करने की नीड है कि नहीं है। तो की पार्टनरशिप ये भी एक ब्लॉक है उसका, बिजनेस मॉडल कैनवास के ब्लॉक पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। कॉस्ट स्ट्रक्चर, ये लास्ट ब्लॉक है कि ये इंक्लूड करता है कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कौन कौन सी है, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है, नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग की एक्टिविटीज डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर्स, नेसेसरी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, वैल्यू प्रोपोर्शन डिलीवर करने के लिए, वैल्यू डिलीवर करने के लिए आपको कौन कौन सी कॉस्ट आएगी, फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी है, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है। रेगुलरली इवेलुएट करते जाओ आपकी कॉस्ट एफिशिएंसी को और इम्प्लीमेंट करो कॉस्ट सेविंग मेजर्स को, ठीक है। तो ये 9 ब्लॉक हो गए हैं। अब हम पढ़ते हैं कि टेस्टिंग एंड वैलिडेटिंग द बिजनेस मॉडल कैनवास, कि बिजनेस मॉडल कैनवास को अपन कैसे टेस्ट करते हैं, कैसे वैलिडेट करते हैं कि ये एकदम सही है कि नहीं है, ठीक। अब हम बात करते हैं जो बिजनेस मॉडल आपने सिलेक्ट किया, ठीक है, अब वो सही से काम करेगा कि नहीं करेगा, उसकी टेस्टिंग कैसे करें। तो उसके कुछ स्टेप्स दे रखे हैं। सबसे पहले बोला है कि कंटिन्यूस टेस्टिंग एंड वैलिडेशन आर एसेंशियल थ्रू आउट द बिजनेस लाइफ साइकिल। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा वैसे वैसे आपको उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि मार्केट में ये चलने लायक है कि नहीं, आउटडेटेड तो नहीं हो गया। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मोटा मोटा अपन पढ़ें तो आपको सबसे पहले मार्केट की रिसर्च करनी है, ठीक है, कस्टमर से डेटा उठाना है, ठीक है। तो आप सर्वे करो, इंटरव्यू करो कस्टमर के डेटा उठाओ, उनके पेन पॉइंट्स क्या क्या है, उनकी डिजायर्स क्या क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है, उनको आइडेंटिफाई करो, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग सेकंड पॉइंट पे आप एमवीपी बनाओ। एमवीपी बोले तो मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट कौन सा होता है कि जैसे एक वो होता है ना, मॉडल टाइप प्रोडक्ट्स होता है, जैसे कंपनी सैंपल के रूप में पहले निकालती है, ठीक है। लार्जर स्केल पे मार्केट में आप अपना स्टॉक डालो, मतलब अपना प्रोडक्ट डालो, उससे पहले कंपनी सैंपल निकालती है ना, तो वैसे ही आप प्रोडक्ट निकालो अपना, ठीक है। तो ताकि कस्टमर्स उसको यूज़ करें, अपना फीडबैक दें, उनका क्या एक्सपीरियंस रहता है, ठीक है। तो थर्ड पे आता है कि सेकंड में आता है डेवलप ए मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, ए सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ वंस प्रोडक्ट और सर्विसेज विद एसेंशियल फीचर्स। जो जो काम के फीचर्स है वो आप उसमें इंक्लूड करो, सारे फीचर्स मत डालो, बट जो एसेंशियल फीचर है जिससे आप मतलब कस्टमर्स को बता पाओ या फिर आपके प्रोडक्ट को कस्टमर टेस्ट कर पाए कि हाँ ठीक है कि नहीं है, तो एसेंशियल फीचर डाल के आप एमवीपी मार्केट में उतारो। थर्ड पे होता है पायलट टेस्टिंग एंड प्रोटोटाइपिंग। पायलट टेस्ट होता है कि ए पायलट टेस्ट इज ए स्मॉल स्केल प्रिलिमिनरी स्टडी और टेस्ट दैट्स कंडक्टेड बिफोर ए लार्ज स्केल प्रोजेक्ट और स्टडी। आप लार्ज स्केल पे कुछ काम करो उससे पहले एक बेसिक लेवल पे काम करके देख लो कि वो काम सक्सेसफुल है कि नहीं है, ठीक है। मतलब वो होता है ना कि आप जंग के मैदान में जाके लड़ाई करो उससे पहले एक बार घर पे लड़के देख लो तलवार भी चल रही है कि नहीं चल रही है आपसे। तो आप वो करके देख लो। फिर फोर्थ पे आता है कि फाइनेंशियल मॉडलिंग कर लो, एनालाइज कर लो, ठीक है, उसका एस्टिमेट कर लो, रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या क्या होने वाली है, कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या क्या है, वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, फाइनेंशियल वाइबल है कि नहीं है, तो वो भी करके देख लो। जो आप प्रोडक्ट बताना चाह रहे हो, आपका जो बिजनेस मॉडल है जिसके अकॉर्डिंग आप बिजनेस करना चाह रहे हो, वो उसका फाइनेंशियल विजिबिलिटी कितनी है, फोर्थ पे वो देख लो। अब फिफ्थ पे आता है कि आपने सबसे पहले ऑडियंस देख ली, आपने अपना एमवीपी डाल दिया मार्केट में, ठीक है, पायलट टेस्टिंग कर ली, प्रोटोटाइपिंग कर ली, ठीक है, फाइनेंशियल मॉडलिंग कर ली, एनालिसिस कर लिया। अब कस्टमर से फीडबैक लो, ठीक है, गैदरिंग करो फीडबैक फ्रॉम द मेंटर्स, इन्वेस्टर्स, फेलो बिजनेस ओनर्स इज स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू डिफाइन एंड वैलिडेट वंस बिजनेस मॉडल। जो जो भी कस्टमर्स हैं, मेंटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, फेलो बिजनेस ओनर्स हैं, जिन्होंने पहले बिजनेस किया था, ठीक है, आपके साथ के कोई और भी है जिनसे आपको पता है कि इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, आप उनसे फीडबैक लो, उसके अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस मॉडल में चेंज करो, ताकि आपका बिजनेस मॉडल अप टू डेट रहे, आउटडेटेड ना हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखे तो एक दो बातों की चारों तरफ सारे पॉइंट्स घूम रहे हैं। टारगेट ऑडियंस देखो, वैल्यू प्रोपोजिशन है, एंड उनके पेन पॉइंट्स देखो, उनकी नीड्स क्या क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनके आइडेंटिफाई करो, उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डालो और फीडबैक उठाओ, इंटरव्यू लो, उनके सर्वेस के अकॉर्डिंग डेटा उठाओ और उसके अकॉर्डिंग आप उनमें चेंजेस करते चलो, ठीक है। जैसे जैसे क्योंकि मार्केट डायनेमिक है, टाइम चेंज होता रहता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, उसके अकॉर्डिंग आपको उनमें चेंज करके चलना पड़ेगा। ठीक है। अब अपन बात करेंगे कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हाइल डेवलपिंग ए बिजनेस मॉडल। आपने बिजनेस मॉडल डेवलप कर लिया, तो आप डेवलप कर लिया, बट उस जो प्रोसेस में है जिसमें आप डेवलप कर रहे हो उसमें क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है, ताकि आपका जो बिजनेस मॉडल है वो खराब ना हो, मतलब ऐसे आपको सक्सेसफुल करे आपके बिजनेस को, ठीक है। आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बार हम बात करते हैं कि आपको ये मिस्टेक्स अवॉइड करके चलनी है। सबसे पहले है कि नेग्लेक्टिंग मार्केट रिसर्च। आपने जैसे बिजनेस मॉडल बना दिया, अब आप ये कह रहे हो कि नहीं नहीं मैं तो मार्केट रिसर्च नहीं करूंगा, उसके बिना ही मैं अपना बिजनेस मॉडल वो डेवलप करूंगा। तो ये भी एक वो है, मिस्टेक है, जिसके अकॉर्डिंग आपका बिजनेस मॉडल प्रॉपर नहीं बनेगा। सेकंड पे है इग्नोरिंग कस्टमर फीडबैक।
कस्टमर का फीडबैक इग्नोर करोगे तो ये भी एक मिस्टेक है। ओवरलुकिंग स्केलेबिलिटी, अंडर एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल प्लानिंग, लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड पुअर रिसोर्सेज एलोकेशन। एक एक करके पढ़ेंगे तो फर्स्ट में जो है निग्लेक्टिंग मार्केट रिसर्च, कि फेलिंग टू कंडक्ट थ्रू मार्केट रिसर्च कैन लीड टू ए बिजनेस मॉडल दैट डज नॉट अलाइन विद द कस्टमर नीड्स और मार्केट ट्रेंड्स। आपने मार्केट को स्टडी नहीं किया, कस्टमर्स का फीडबैक नहीं लिया, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोनों को मैं साथ कर रहा हूँ कि आपने मार्केट स्टडी नहीं की, कस्टमर्स का फीडबैक नहीं लिया, उनसे डाटा नहीं उठाया, तो आपको पता ही नहीं चलेगा उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है, ठीक है, वो क्या चाहते हैं। तो आप उन पे काम नहीं करोगे तो आप थोड़े टाइम में आपकी जो ग्रोथ है वो नीचे आ जाएगी और आप मार्केट से साइड हो जाओगे, ठीक है। तो वो अलाइन नहीं करेंगे कस्टमर्स की नीड के साथ और मार्केट के ट्रेंड के साथ। अब मार्केट में ट्रेंड किसी अलग प्रोडक्ट का चल रहा है, आपने उसे स्टडी नहीं किया और आपने कुछ अलग प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो खत्म। सेकंड पे इग्नोरिंग कस्टमर फीडबैक फेल्स टू रिजोनेट विद द टारगेट ऑडियंस। अब आपने कस्टमर्स का फीडबैक नहीं लिया तो जो कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग नहीं जाएगा वो, ठीक है। और आपने लॉन्च करने के बाद भी अगर फीडबैक नहीं लिया तो धीरे धीरे जैसे कस्टमर्स की प्रेफरेंस चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग आपका बिजनेस मॉडल आउटडेटेड हो जाएगा, अगर आपने उसमें उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं किया तो। कस्टमर का फीडबैक आपने अवॉइड किया तो, इग्नोर किया तो। उसमें एमसीक्यू आईसीआई इसमें आपसे कैसे पूछेगा, आपको केस स्टडी दे देगा 4-5 लाइन्स की, उसमें बोल देगा कि इस कंपनी ने ना ऐसे खुद से ही मान लिया कि अपना कस्टमर है ना इतने इतने वो खरीद लेगा, प्रोडक्ट खरीद लेगा और इन्वेंट्री भर ली अपने बिजनेस में। तो इग्नोरिंग कस्टमर फीडबैक हुआ उनमें, ठीक है, कस्टमर से उन्होंने डेटा नहीं लिया, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काम नहीं किया, उसके बिना ही उन्होंने कुछ काम किया अपने बिजनेस में, तो वो आपको ऑप्ट करना रहेगा एमसीक्यू में, ठीक है। तो नेग्लेक्टिंग मार्केट रिसर्च, इग्नोरिंग कस्टमर फीडबैक, दो मिस्टेक होगी। तीसरी मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है, ओवरलुकिंग स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी स्केलेबिलिटी को आपने इग्नोर किया तो जैसे जैसे मार्केट ग्रो करेगा वैसे वैसे उस स्पीड से आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो पाएगा। तो कॉमन मिस्टेक, फेलिंग टू कस्टमर sorry failing to consider scalability can limit business model ability to grow with the increasing demand। जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपका जो बिजनेस मॉडल है उसकी एबिलिटी, क्योंकि आपने उतना स्केलेबल नहीं डिजाइन किया उसे, तो जिस स्पीड से मार्केट में डिमांड ग्रो होगी उस स्पीड से वो ग्रो नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक कॉमन मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। फोर्थ वे है कि अंडर एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल प्लानिंग। अब आपने फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से नहीं की तो फाइनेंशियल हेल्थ बिगड़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बिगड़ेगी, और भाई अगर पैसे में ही गड़बड़ हो गई तो बिजनेस की हेल्थ तो बिगड़ेगी ही। तो बजटरी इशू आ सकते हैं, अनसस्टेनेबल कॉस्ट स्ट्रक्चर के इशू आ सकते हैं, इम्पैक्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल हेल्थ भी आपकी बिगड़ सकती है। फिफ्थ है लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब रिजिड बिजनेस मॉडल है तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, मार्केट चेंज होगा, बिकॉज मार्केट इज डायनेमिक, तो मार्केट में चेंजेस तो आपको चेंज होना पड़ेगा। तो अगर आपका बिजनेस मॉडल रिजिड है तो चेंज के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं होगा तो आप किनारे आ जाओगे, ठीक है। तो डेवलपिंग ए रिजिड बिजनेस मॉडल विदाउट रूम ऑफ एडेप्टेशन कैन हिंडर ए कंपनीज एबिलिटी टू नेविगेट चेंजिंग मार्केट कंडीशन। तो जैसे जैसे मार्केट की कंडीशन चेंज होगी आप उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगे तो आप साइड में आ जाओगे। तो पुअर रिसोर्स एलोकेशन सिक्स पे। अब रिसोर्सेज का एलोकेशन आपने गड़बड़ किया तो जो अपने पढ़ी थी ना वो की एक्टिविटीज जो हेल्पफुल रहती है आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन को एग्जीक्यूट करने में, तो वो वैल्यू प्रोपोजिशन को एग्जीक्यूशन में जो एक्टिविटीज हेल्पफुल रहती है उनका एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा अगर आपने रिसोर्सेज का एलोकेशन अप्रोप्रिएटली नहीं किया तो इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन इम्पीड द एग्जीक्यूशन ऑफ की एक्टिविटीज एंड कॉम्प्रोमाइज कर सकता है द डिलीवरी ऑफ वैल्यू प्रोपोजिशन। ऑपरेशन इनएफिशिएंसी आ सकती है, हिंडरिंग द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द बिजनेस मॉडल। तो कुल मिला के एक ही बात है, जो चीजें जरूरी है वो नहीं हो पाएगी अगर आपने रिसोर्सेज का एलोकेशन ढंग से नहीं किया तो, ओके। आइए अब अपन बात करते हैं लीन स्टार्टअप की और बिजनेस पिचिंग की। दो टॉपिक अपने बचे हैं जो कि 5-6 मिनट के टॉपिक्स हैं, मतलब ईच 5-6 मिनट के टॉपिक्स हैं जो अपन करते हैं। आइए, तो लीन स्टार्टअप क्या होता है कि लीन स्टार्टअप मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था आपको कि जो चीजें जरूरी नहीं है उन पे खर्चा मत करो, ठीक है, एकदम एफिशिएंटली मैनेज करके चलो अपने स्टार्टअप्स की एक्टिविटीज को। तो लीन स्टार्टअप के बारे में ये बोल रहे हैं कि इट इज ए न्यू वे ऑफ थिंकिंग दैट हेल्प्स स्टार्टअप बी मोर एफिशिएंट और रेडी फॉर द चेंजेस, ओके। तो यहाँ पे एक एमवीपी की बात है, एमवीपी ऊपर भी आया था तो एक यहाँ पे भी है, मतलब दोनों एक ही है, बट इसका मतलब क्या होता है मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन कर दिया था, यहाँ पे मैंने साइड में लिख रखा है, ए मिनिमम वायबल प्रोडक्ट इज ए प्रोडक्ट विद ए मिनिमम फीचर्स नीडेड टू वैलिडेट कस्टमर नीड्स। मिनिमम फीचर है जो आप जो कस्टमर्स की नीड है उसको पूरा करने के लिए आपने मिनिमम फीचर डाल रखे, पूरे फीचर नहीं डाले बट एसेंशियल फीचर आपने उस प्रोडक्ट में डाल दिए, ठीक है। एंड डिमांड्स अकॉर्डिंग टू डिमांड, ओके, नीड और डिमांड के अकॉर्डिंग आपने मेन फीचर्स डाल दिए उसमें बिफोर डेवलपिंग ए मोर फुल्ली फीचर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है।
तो जो भी लार्जेस्ट स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हो उससे पहले आपने एक छोटे स्केल पे एसेंशियल फीचर्स के साथ अपने प्रोडक्ट उतार दिया मार्केट में, उसे एमवीपी बोलते हैं। ठीक है। फिर ये बोलते हैं कि टॉकिंग टू कस्टमर इज ए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लीन स्टार्टअप। आप कस्टमर से बात करो, क्वेश्चन पूछो, फीडबैक रिसीव करो, उनकी इंटरव्यू वगैरह लो, उनसे डेटा उठाओ। ठीक है। मेक चेंजेस बेस्ड ऑन द कस्टमर रियली नीड, वो जो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करो। ठीक है। इन दिस वे द प्रोडक्ट बिकम समथिंग पीपल वांट टू यूज। अब आप ऐसे चलोगे ना तो अब जैसे कस्टमर से आपने नीड पूछी, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट में चेंजेस किए, प्रोडक्ट आपने मार्केट में लॉन्च किया, तो वो रिलेट करेगा कस्टमर से उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। जो वो चाहते हैं वही उन्हें मिलेगा। Lean startup also love learning from the real data. Instead of making decision based on guesses, they run experiments to determine what works. अनुमान मत लगाओ, आप एक्चुअली में डेटा के अकॉर्डिंग काम करो। ठीक है। जो एक्चुअली में काम आएगा। दिस हेल्प्स स्टार्टअप अवॉइड मिस्टेक्स एंड मेक स्मार्ट चॉइसेस। सेविंग रिसोर्सेज इज बिग आइडिया इन लीन स्टार्टअप्स। दे डोंट वेस्ट टाइम और मनी ऑन थिंग्स दैट डोंट मैटर। जो चीजें काम नहीं आती है, जो चीजें मतलब इररिलेवेंट है अपने वैल्यू प्रोपोजिशन को एग्जीक्यूट करने में, उन्हें मत करो। उनपे ना पैसा लगाओ ना समय लगाओ। ठीक है। यहाँ पे रेडबस का और रियल लाइफ लीन स्टार्टअप केस दिए हुए हैं। इंस्टाग्राम का, रेडबस का, ड्रॉपबॉक्स का, फ्रेशवर्क्स और जीरोधा का। ठीक है। ये चाय पानी के साथ पढ़ लेना। ये सारे स्टार्टअप्स है जो कहीं ना कि जैसे जीरोधा है, ड्रॉपबॉक्स है, इंस्टाग्राम, आप सब जानते हो उनके बारे में। तो यहाँ पे क्या ही डिस्कशन करें। ठीक है। अब नेक्स्ट पे अपन आते हैं, नेक्स्ट पे बात करेंगे बिजनेस पिच के बारे में कि बिजनेस पिच क्या होता है। ठीक है। आइए अपन बिजनेस पिच के बारे में बात करेंगे। बिजनेस पिच जैसे फॉर एग्जांपल आपने शार्क टैंक देखा है। ठीक है। तो शार्क टैंक में शार्क सामने बैठे रहते हैं, जो भी बड़े बड़े बंदे लोग हैं वो। अब सामने से कोई आ रहा है बंदा, तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को, अपने बिजनेस के बारे में बताता है। ठीक है। तो वैसे एक बार अंदर आके पढ़ेंगे अपन। पहले ऊपर यहाँ से पढ़ते हैं कि ए बिजनेस पिच इज कंसाइज एंड कंपेलिंग प्रेजेंटेशन डिजाइन टू परस्यू एन ऑडियंस, टिपिकली इन्वेस्टर, पार्टनर्स, पोटेंशियल क्लाइंट्स। ठीक है। वो वहाँ पे खड़े होके सामने वाले को परस्यूट करते हैं। ठीक है। ऑडियंस को, टिपिकली इन्वेस्टर्स को, पार्टनर्स को, कि आप हमारे वेंचर में, आप हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करो। या फिर पार्टनर्स को अट्रैक्ट करते हैं कि पार्टनरशिप में आ जाओ। और पोटेंशियल क्लाइंट्स को भी अट्रैक्ट करते हैं, परस्यूट करते हैं। ठीक है। वो बताते हैं अपने बिजनेस के बारे में। तो वही बिजनेस पिचिंग है जहाँ पे आप मतलब अपने बिजनेस के बारे में, मतलब वहां पे उनको अट्रैक्ट करने के लिए जा रहे हो, परस्यूट करने के लिए जा रहे हो, इन्वेस्टर्स को, कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, पार्टनर्स को। ठीक है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस पिच इज टू कम्युनिकेट द यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ ए बिजनेस आइडिया। हमारा मतलब जो आइडिया है उसके बारे में आप कम्युनिकेट करो, प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में, इन ए वे दैट जनरेट्स इंटरेस्ट एंड सपोर्ट्स, ताकि लोगों का उसमें इंटरेस्ट हो या आपको सपोर्ट मिल सके। ठीक है। नेक्स्ट पे आता है कि की कंपोनेंट ऑफ ए बिजनेस पिच। बिजनेस पिच के क्या क्या की कंपोनेंट होते हैं, आप वो माइंड में लेके चलो। फॉर एग्जांपल वहां पे कोई बंदा आ रहा है। ठीक है। अनुपम सर सामने बैठे हैं। अनुपम नाम है उसका, भारत पे वाला। नहीं नहीं सॉरी, अनुपम तो अलग था, वो तो अश्नीर है, अश्विनी ग्रोवर सर। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता है, इंट्रोडक्शन। क्लियरली स्टेट द प्रॉब्लम द बिजनेस सॉल्व्स एंड अपॉर्चुनिटी सीजेस, कि ये प्रॉब्लम हमने सोल्व की है वो बताता है। ठीक है। सेकंड पे वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, क्लियरली आर्टिकुलेट द बिजनेस वैल्यू प्रोपोजिशन एंड डिफाइन करो व्हाट सेट्स द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अपार्ट फ्रॉम द अदर्स इन मार्केट। ठीक है। और लोगों से हटके हमारा प्रोडक्ट है वो आप डिफाइन करो वहां पे। ठीक है। मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, अंडरस्टैंडिंग द टारगेट मार्केट साइज, पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। हमारा इतना इतना मार्केट हम टारगेट करके चल रहे हैं, फ्यूचर में इतना ग्रो होने वाला है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है बिजनेस मॉडल क्या है, हाउ द बिजनेस मेक्स मनी। एक ही बात है, बिजनेस मॉडल मतलब पैसा कैसे कमाओगे, पैसा कैसे बनाओगे। ठीक है। आउटलाइन करो तो रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या क्या है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या है आपकी, सेल्स चैनल्स क्या क्या है, कहाँ से आपको रेवेन्यू मिलने वाला है। ठीक है। सेल चैनल अपने पढ़ ही लिया था पहले ऊपर। एग्जीक्यूशन प्लान क्या है आपका, प्रेजेंट ए डिटेल प्लान फॉर एग्जीक्यूटिंग द बिजनेस आइडिया, कैसे आप अपने बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करोगे, कैसे आप वैल्यू डिलीवरी करोगे। हाईलाइट करो द टीम्स एक्सपर्टीज, माइलस्टोन्स अचीव, आपकी टीम की एक्सपर्टीज क्या क्या है, अभी तक आपने कितना कर लिया। वो बताते हैं ना, हमने 4 करोड़ का हमारा टर्नओवर हमने अचीव कर लिया, अभी तक 3 महीने हुए हैं, अभी तक हमारा इतना टर्नओवर हो गया, नेक्स्ट में हम इतना टारगेट लेके चल रहे हैं। ठीक है। इतना परसेंट हम ग्रो करेंगे। तो माइलस्टोन अचीव्ड और रोड मैप फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट। इन्वेस्टर वांट टू नो दैट यू हैव अ सॉलिड प्लान फॉर टर्निंग द विजन इनटू रियलिटी। आप बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे। ठीक है। जैसे वो अश्नीर सर बोलता है ना कि भाई ये तो एक्सेल पे बना के ले आया तू 5 मिनट में, रियल वर्ल्ड से इसका क्या लेना देना है, रियल वर्ल्ड में उतरेगा ना भाई, पसीना आएगा। ठीक है। ये तो 5 मिनट तूने एक्सेल पे डेटा डाल दिया, इतना कर लेंगे उतना कर लेंगे, तो वहां पे लगना चाहिए आपको। ठीक है। यू हैव ए सॉलिड प्लान फॉर टर्निंग द विजन इनटू रियलिटी। आपका जो सपना है, आप में वो
मतलब ऐसे देख के लगना भी चाहिए आपकी बातों से कि हाँ भाई सच्चाई में बदल सकता है ये बंदा। ठीक है। अब कोई बोले सपना मेरा प्राइम मिनिस्टर बनने का है, सुबह उठता 12 बजे, मेरी बात नहीं कर रहा मैं। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, शेयर रियलिस्टिक एंड वेल रिसर्च फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। ठीक है। रेवेन्यू फोरकास्ट, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट मार्जिन्स। आप उनको बता के चलो कि हाँ हाँ ये हमारा फाइनेंशियल फोरकास्ट है, इतना हम ग्रो करेंगे, इतनी हमारी रेवेन्यू होने वाली, इतना हम कॉस्ट होगा, इतना इबिट्टा होगा, इतना ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन होगा। ठीक है। इतना नेट मार्जिन होगा। कंपिटिटिव लैंडस्केप, एनालाइज करो कंपटीशन, एक्सप्लेन करो हाउ द बिजनेस डिफरेंशिएट इटसेल्फ, शो ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ competitive landscape, articulate why customer choose the product or services over alternatives। आपका competitive advantage एक्सप्लेन करके चलो और आप बताओ कि मार्केट में इतने ऑप्शंस कस्टमर्स के पास अवेलेबल हैं, बट स्टिल वो चूज कर रहे हैं हमारा प्रोडक्ट को। ठीक है, तो वो बता के चलो, या फिर फ्यूचर में आने वाले टाइम में भी कस्टमर्स और सारे अल्टरनेटिव्स को साइड में करके हमारे पास आएंगे। कॉल टू एक्शंस, फिर लास्ट में आप बताओ कि आप आए किस लिए हो यहाँ पे। ठीक है। एंड करो द पिच को विद ए क्लियर कॉल टू एक्शंस, वेदर इट इज सीकिंग इन्वेस्टमेंट, पैसा चाहिए, पार्टनरशिप चाहिए, या कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर्स बेस चाहिए आपको। ठीक है। क्लियरली कम्युनिकेट करो नेक्स्ट स्टेप यू इन्विजन। ठीक है। आप आगे क्या करने वाले हो वो आप सारा बता के चलो उनको। ठीक है। फिर है टाइप्स ऑफ बिजनेस पिचेस, कि जो बिजनेस पिचेस होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं, वो नीड के अकॉर्डिंग है। जैसे एलिवेटर पिच, एलिवेटर पिच क्या होता है, ये 30 सेकेंड टू से 2 मिनट का एक पिच होता है जो फोकस करता है स्पार्किंग इंटरेस्ट और क्रिएटिंग क्यूरियोसिटी। आपके जो वेंचर है, जो बिजनेस आप कर रहे हो उसमें क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट इंक्रीज हो, ये उसका ऑब्जेक्टिव रहता है। फिर आता है इन्वेस्टर पिच, आप इन्वेस्टमेंट चाहते हो तो वो इन्वेस्टर पिच का टाइप हो गया, मतलब इन्वेस्टर पिच टाइप हो गया बिजनेस पिच का। गेदर geared towards securing funding, the investor pitch provides a comprehensive overview of the business। आप इन्वेस्टमेंट लेके गए, मतलब इन्वेस्टमेंट लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये सारी चीजें की। ठीक है। तो ये कॉम्प्रहेंसिव ओवरव्यू देता है, किसका, बिजनेस का देता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि आप में अगर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस पे उनको रिटर्न कितनी मिलेगी, आरओआई कितनी है आपके बिजनेस की। ये इंक्लूड करता है फाइनेंशियल प्रोजेक्शन और मार्केट एनालिसिस को। फिर थर्ड पे है सेल्स पिच, ये टारगेट करके चलता है, जो भी टारगेट कस्टमर्स है उनको आप टारगेट करोगे, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। तो पोटेंशियल कस्टमर्स को एम करके चलता है। सेल्स पिच एम्फासिस द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज एड्रेसिंग द कस्टमर पेन पॉइंट्स, कस्टमर्स की कौन से प्रॉब्लम आप टारगेट करके चलोगे उस पर भी ये जोर देता है। इट टेलर टू शोकेस हाउ द ऑफरिंग मीट स्पेसिफिक नीड्स, ये बता के चलता है कि आपकी स्पेसिफिक नीड्स को हम कैसे क्या बोलते हैं उसे, कैसे पूरा करेंगे, ऐसे मान लो। ठीक है, कैसे, हाँ, ऑफरिंग मीट्स स्पेसिफिक नीड्स, कैसे हम आपकी स्पेसिफिक नीड को पूरा करेंगे। फोर्थ में है पार्टनरशिप पिच, आपका एम क्या है, पार्टनरशिप चाहिए आपको, तो वो पार्टनरशिप पिच हो गया। डिजाइन टू अट्रैक्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स और कोलैबोरेशन, द पिच हाईलाइट्स द म्यूचुअल बेनिफिट्स एंड वर्किंग टुगेदर। आप वहां पे जाके बता रहे हो कि भाई अगर अपन साथ काम करेंगे तो इसमें हमारा भी फायदा है, आपका भी फायदा है, म्यूचुअल फायदा है। ठीक है। और ये जोर देता है कि शेयर गोल्स एंड द पोटेंशियल फॉर द सिनर्जीज, सिनर्जी बेनिफिट शायद आपको आया कि नहीं आया कोर्स में, आ गया होगा वैसे एसएम में। सिनर्जी जैसे एक आदमी है, फॉर एग्जांपल वही वाली कहावत, एक और एक 11। ठीक है, वैसे होते दो हैं बट जैसे दोनों जने साथ काम करेंगे तो उसका बेनिफिट 11 जितना मिलेगा। ठीक है, तो वो सिनर्जी बेनिफिट हो गया। प्रोडक्ट पिच, फोकस ऑन शोकेसिंग द फीचर्स बेनिफिट्स टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट, आप उसके फीचर्स बता रहे हो, ठीक है, उसके बेनिफिट बता रहे हो यूज करने के। इट एम्स टू जनरेट इंटरेस्ट एंड एक्साइटमेंट अराउंड द यूनिक सेलिंग पॉइंट्स ऑफ द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट में कस्टमर्स का इंटरेस्ट बढ़े। ठीक है, वो उसे परचेज करे, इसके लिए आप उसके स्पेसिफिक फीचर्स बता के चल रहे हो, तो वो प्रोडक्ट पिच हो गया। तो इसको एक समरी वे में बताऊं तो एलिवेटर पिच हो ही गया, जिसमें आप इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी इंक्रीज कर रहे हो, वो एलिवेटर पिच हो गया। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर पिच, और कस्टमर्स को टारगेट लेके चल रहे हो, उनकी पेन पॉइंट्स को टारगेट कर रहे हो, उनकी स्पेसिफिक नीड्स को टारगेट कर रहे हो, तो वो सेल्स पिच। पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप पिच, और प्रोडक्ट के बारे में आप बता रहे हो, स्पेसिफिक बेनिफिट्स है, नीड्स है, स्पेसिफिक फीचर्स और बेनिफिट्स बता रहे हो, तो वो प्रोडक्ट पिच। तो आपको एमसीक्यू में से पूछ लेंगे कि आपको पता होना चाहिए ये जो बात हो रही है वो कौन से पिच के बारे में हो रही है। ठीक है, आइए अपन एमसीक्यू सोल्व करते हैं। हाँ जी, आइए एमसीक्यू करते हैं, मजा आएगा। सारा चैप्टर हो गया अपना। एमसीक्यू एकदम इजी है, मतलब एक दो ट्रिकी है थोड़े से उसमें,
एक पॉइंट पकड़ने पे एमसीक्यू हो जाएगा पूरा सोल्व, ठीक है। जैसे फर्स्ट पे आते हैं अपन। फर्स्ट पे है मंगल, डायरेक्टर ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर न्यू एज फ्रेग्रेंस ब्रांड किफी, विच सेल्स इट्स 5 फ्रेग्रेंस वाई इट्स वेबसाइट एज वेल एज ई कॉमर्स वेबसाइट अक्रॉस इंडिया। मैंने जो वो जो की लाइन है ना, वो हाईलाइट कर रखी है, जिससे पता चल जाता है कि कहाँ पे जाके आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। ई कॉमर्स की बात आ रही है, ई कॉमर्स में मैंने बताया था इंटरमीडिएट साइड कर दे और सीधा डायरेक्ट टू कस्टमर को सामान बेचना, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, ठीक है। डिसाइडेड टू एक्सपांड इट्स रीच बियॉन्ड इंडिया बाय गेटिंग इनटू ए जॉइंट वेंचर विद ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ठीक है। व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस मॉडल दैट किफी इज करेंटली फॉलोइंग। ई कॉमर्स की बात चल रही है, ठीक है। तो ई कॉमर्स वाला बिजनेस मॉडल है। ई कॉमर्स में क्या है, ई कॉमर्स जैसे आप कुछ सामान खरीदते हो तो ओनर सीधा आपको वो सामान डिलीवर करता है, तो इंटरमीडिएट नहीं है। तो आइए उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एमसीक्यू के जो ऑप्शन है वो पढ़ने हैं। इंटरमीडिएट प्ले ए सेंट्रल रोल इन प्रोडक्शन प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, नक्को। प्रोडक्ट्स आर एक्सक्लूसिवली सोल्ड थ्रू थर्ड पार्टी रिटेलर्स, नक्को, ठीक है। द कंपनी एंगेज डायरेक्टली विद द एंड कंज्यूमर, ये सही है, ठीक है। फोर्थ पे है द कस्टमर इंटरेक्शन इज सोनली थ्रू ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग, नहीं, सी, सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। सेकंड पे है कि ओल्ड डे स्टोर्स 24/7 ऑनलाइन जनरल स्टोर्स स्टार्टअप फ्रॉम, ये थोड़ा सा अलग लगा था मेरे को भी 2 बार करना पड़ा था ये। ओल्ड डे स्टोर्स 24/7 ऑनलाइन जनरल स्टोर्स स्टार्टअप फ्रॉम, रिकॉर्डिंग चालू ना। इंदौर was based on the idea of the most optimal utilization of resources. The team was extremely confident, ये लाइन ध्यान से पढ़ना, the team was extremely confident of business as they saw the gap and have plotted a solution with their online stores. They were also sure, they were also sure of customer needs. इन्होंने कस्टमर से इंटरेक्शन किया नहीं, अपने आप से अंदाजा लगा लिया कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंस, एंड टुक ए INR 50 crore लोन टू फिल अप इन्वेंट्री। आपने कस्टमर से बात भी नहीं की, कस्टमर से डेटा भी नहीं उठाया, उनके अकॉर्डिंग काम भी नहीं किया, 50 करोड़ का लोन लिया, इन्वेंट्री भर दी। गलत किया देवसेना। Which of the following aspects of their opted business model they ignored? Have they ignored? क्या इग्नोर किया उन्होंने? एक्सटेंसिव अपफ्रंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रेगुलर इंटरेक्शन विद कस्टमर्स। ये काम ठीक लग रहा है, मतलब ये ऑप्शन है, ये ठीक लग रहा है जो इन्होंने इग्नोर किया। फिर भी आगे के पढ़ लेते हैं अपन। रेपिड इटरेशन बेस्ड ऑन वैलिडेटेड लर्निंग, इटरेशन तो है ही नहीं। लॉन्ग प्लानिंग साइकिल्स विदाउट एक्सपेरिमेंटेशन, ये भी नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। थर्ड, अब इजी है। इमेजिन यू आर लॉन्चिंग ए न्यू फिटनेस ऐप इन सैचुरेटेड मार्केट। सैचुरेटेड मार्केट की जो वहां पे बात आई थी, मैंने वहां पे बताया था सैचुरेटेड मार्केट में अगर आप प्रोडक्ट उतार रहे हो तो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे प्रोडक्ट उतारो कि हम इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे काम करेंगे, ठीक है। तो इमेजिन यू आर लॉन्चिंग ए न्यू फिटनेस ऐप इन सैचुरेटेड मार्केट टू बिल्ड ए कंपेलिंग वैल्यू प्रोपोजिशन, व्हाट क्रूशियल एलिमेंट शुड यू फोकस ऑन टू स्टैंड आउट एंड अट्रैक्ट यूजर्स। फर्स्ट, इंक्लूडिंग ऑल पॉसिबल फीचर्स फॉर कॉम्प्रहेंसिव फिटनेस एक्सपीरियंस, नहीं। इग्नोरिंग कस्टमर फीडबैक एंड प्रेफरेंस, नहीं। क्लियरली आर्टिकुलेटिंग हाउ योर ऐप एड्रेस ए स्पेसिफिक फिटनेस चैलेंज, ये मेन पॉइंट था। सी, सी करेक्ट आंसर है। आगे की बात पढ़ लेते हैं। डेवलपिंग ए कॉम्प्लेक्स जनरिक वैल्यू प्रोपोजिशन, ये तो करना ही नहीं है, तो ये क्यों करेंगे। फोर्थ पे, फोर्थ प्रीमियम मॉडल, आपका फेवरेट, मेरा फेवरेट, सबसे इजी एमसीक्यू। यू आर ए प्रोडक्ट मैनेजर फॉर ए मोबाइल ऐप टू implement a freemium model successfully, what strategic approach would be most effective to increasing users। freemium model मतलब बेसिक फीचर फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम फोकट में लेके जाओ, और जो भी एसेंशियल फीचर्स है उनका पैसा लगेगा। आइए पढ़ते हैं। ऑफरिंग ए वन टाइम हाई प्राइस प्रीमियम वर्जन विथ ऑल फीचर्स अनलॉक है, ऐसे थोड़े होता है। प्रोवाइडिंग लिमिटेड एक्सेस टू एसेंशियल फीचर्स in the free version, providing limited access essential feature in the free version, गलत। charging users for each individual features to maximize revenue, ये भी नहीं है। requiring users to pay upfront for trial period and later provide free access to all features, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने। providing limited access to essential features in free version, बातों ही बातों में ध्यान ही नहीं रहा। प्रोवाइड करना लिमिटेड एक्सेस टू एसेंशियल फीचर्स इन द फ्री वर्जन और अनलॉकिंग एडवांस फंक्शनलिटीज विद ए सब्सक्रिप्शन, ये सही है। फोर में बी। ध्यान जो एमसीक्यू पे चला गया था, आगे पढ़ा नहीं इंडी के बाद में, तो गलत हो गया, माफी चाहता हूँ।
गाली क्यों निकाल रहे हो? माफ कर दो भाई को, छोटा भाई समझ के। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका फेवरेट मेरा फेवरेट, उसी में गलती कर दी। 2 मार्क्स कट है, मेरा तो एग्जाम ही नहीं लगेगा, आप ध्यान रखना। फिफ्थ पे आता है, एज ए स्टार्टअप इंटरिंग इन द शेयरिंग इकोनॉमी। शेयरिंग इकोनॉमी, सबका साथ सबका विकास। यू आर डेवलपिंग ए प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट रिसोर्सेज शेयरिंग अमंग यूजर्स। what would be key consideration to ensure success? आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है? इम्प्लीमेंटिंग हाई अपफ्रंट फीस फॉर यूजर्स टू एक्सेस प्लेटफॉर्म। फिर तो भला कैसे होगा? सबका साथ सबका विकास कैसे होगा मोदी जी, जब हाई अपफ्रंट फीस आप यूज करोगे? तो प्रायोरिटाइजिंग ओनरशिप और शेयरिंग फॉर ए मोर ट्रेडिशनल यूजर एक्सपीरियंस। प्रायोरिटाइज करना ओनरशिप और शेयरिंग, इसमें तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है शेयरिंग ओवर ओनरशिप। तो ये तो उल्टा लिखा हुआ है, गलत। सी पे आता है, फोस्टरिंग ए सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड कम्युनिटी अमंग यूजर्स। ये ठीक लग रहा है। सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड कम्युनिटी अमंग यूजर्स, ताकि सबका साथ सबका विकास हो, रिसोर्सेज को शेयर करके चलो आप। रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू प्लेटफॉर्म टू ए निश टारगेट ऑडियंस। इससे तो कैसे होगा? निश का मतलब एक स्पेसिफिक ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो, जैसे बूढ़े, जैसे कि ओनली ओल्ड वुमेन, ओल्ड मैन, बेबीज, छोटे बच्चे, इन्फेंट। तो ये एक निश मार्केट है, ठीक है। उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, तो ये भी नहीं आएगा, तो इसमें आएगा 5 में सी। fostering a sense of trust in community among users। सी बी सी बी सी सी बी सी बी सी। 5 MCQ, 5 में से दो दो के आएंगे ना। 10 में से 8 नंबर आ गए मेरे, ये गलत किया था ना। तो ठीक है, 80 नंबर भाई, पास हो जाएंगे। इतने तो बहुत है। तो इसमें एक बार ओवरव्यू दे दूं मैं आपको कि कहाँ कहाँ से एमसीक्यू आपसे टेस्ट कर सकता है आईसीआई। तो सबसे पहले एक तो यहाँ से, ये जो भी है स्पेसिफिक मॉडर्न बिजनेस मॉडल्स है, इनको अच्छे से कर लेना। आपको पता होना चाहिए कौन से मॉडल में क्या लिखा हुआ है। ये हो जाएगा, यहाँ से एमसीक्यू पूछ सकते हैं, बूट स्ट्रैपिंग भी पूछ सकते हैं, ठीक है। वैल्यू प्रोपोजिशन पूछ सकते हैं, इन 3 चीज़ों भी पूछ सकते हैं कि इन 3 चीज़ों के अलावा और कौन सा पॉइंट है जो नहीं लिखा हुआ। तो आपको वो पता होना चाहिए, कस्टमर रिलेवेंस, यूनिक डिफरेंशिएशन और क्लियर कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर जहाँ से पूछ सकते हैं, पढ़ना फिर भी आपको सारा है। चैलेंजेस के बारे में पूछ सकते हैं, मैंने उस टाइम पे बताया था आपको। इनमें जो 9 ब्लॉक्स हैं, इनमें पूछ सकते हैं कि किसकी बात हो रही है, तो वो तो इजी रहेगा आपके लिए। टेस्टिंग वैलिडेशन बिजनेस मॉडल के स्टेप्स हो गए। कॉमन मिस्टेक्स के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे उसमें लिखा हुआ था, ठीक है। तो वो बता देंगे कि इन्होंने अपने खुद से ही मान ली ये चीज़, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन नहीं किया। तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी बात करें। अंडर एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। लीन स्टार्टअप में इसमें तो मेरे को लगता नहीं कुछ पूछेगा, ये छोड़ भी सकते हो। लीन स्टार्टअप में तो कुछ भी नहीं है। बिजनेस पिचिंग के बारे में पूछ सकता है, उसमें भी ये पूछ सकता है, टाइप्स ऑफ बिजनेस पिच, कि कौन से पिच की बात हो रही है। जादू खत्म। तो उम्मीद करता हूँ, अरे क्या हुआ, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। जितनी चीज़ें वो सारी क्लियर हो गई होगी। अगर कुछ डाउट है, कमेंट बताइए, कमेंट में बताइए, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और लगता नहीं वैसे कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होगा जो समझ में नहीं आएगा। एक तो इसमें दिक्कत बताऊँ क्या हो रही है सब्जेक्ट में, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक तो एमसीक्यू पूरे नहीं दिया इसे ने, अभी मैंने आज भी चेक किया था साइट पे। लेक्चर तो आ गए आज, इतने दिन लेक्चर नहीं देता इसे ने, जो वो है ना कंपलसरी लेक्चर जो आपको कवर करने हैं, वो आज तो दे दिए, मैंने चेक किए थे। बट एमसीक्यू नहीं दिए इसमें। सेट ए के हैं, बी के हैं, सी के और डी के नहीं है। तो एक तो पता नहीं चलता कि कौन से टॉपिक का एमसीक्यू आई से कैसे टेस्ट करने वाला है। तो मैं मेरे अकॉर्डिंग एजम्पशन लेके चल रहा हूँ। तो इसलिए मैं पूरा कोर्स कवर करवा रहा हूँ, मतलब कोई भी चीज़ नहीं छोड़ा। आप देख रहे होंगे एक कोई पेरा भी है, उसको भी मैंने अच्छे से पढ़ा है। उसमें भी अगर कुछ काम की चीज़ तो उसको मैंने हाईलाइट करके रखी है। और रही बात अंदर के कंटेंट की, तो आपको मेन हेडिंग्स पढ़ के जानी है, आपको पता होना चाहिए अंदर क्या लिखा हुआ है। तो एक जरा सा एहसास होना चाहिए, रिटर्न वाला है नहीं, तो आपको याद करने की तो जरूरत है नहीं इन चीज़ों को, ठीक है। तो 50 मिनट का हो गया अपना ये वाला सेशन भी। 50 40 1.5 घंटा ज़्यादा नहीं है। चैप्टर 1 तो बहुत लंबा खींच गया था। ठीक है, आगे के चैप्टर्स में भी मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे, और पॉइंट्स में समय जाया नहीं करेंगे। तो चलिए, मिलते हैं चैप्टर 3 के साथ आने वाले वीडियो में। बाय बाय।
ये हाथ नहीं दिख रहा रे। बाय।